ये बातें जो है ये रविंद्र रायना साहब की मुंह से जचती नहीं है। पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अब मेरे पास अगर ऐसी जादू की छड़ी होती तो आपको नहीं लगता कि 5 अगस्त से पहले मुझे पता होता कि रियासत को क्या होने वाला है? तो फिर कहाँ गए वो रोज़गार के रास्ते, कहाँ गई वो एम्प्लॉयमेंट, कहाँ गया वो इन्वेस्टमेंट? यहाँ तक तो बेचारे जो कमा रहे थे उनकी कमाई भी आपने छीन ली। हमारा तो सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन से पहले हमें स्टेटहुड वापस कर दीजिए, बाकी लड़ाइयाँ हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों को लंबे वक्त से इंतजार है चुनावों का। वहीं 370 और स्टेटहुड को लेकर भी राजनीतिक लोग मांग कर रहे हैं, जिसमें एनसीपी, पीडीपी प्रमुख है। और वहीं आम लोगों की बात की जाए तो वो भी इस बात को लेकर बटे हुए हैं। कल कश्मीर में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने एक बात डंके की चोट पर कही कि जब भी चुनाव होंगे तो जम्मू कश्मीर में जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगी। हम लोग जीतेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम लोग डंके की चोट में कहता हूँ, क्योंकि अगर ये ईमानदार इलेक्शन करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी द बिगेस्ट पार्टी है। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला आज जम्मू पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस मुलाकात का मकसद चुनाव आने से पहले जो कमियां हैं उन्हें दूर करना और खुद को जम्मू के लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना। इस सिलसिले में पूर्व उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पत्रकारों ने सवाल भी किए, जिसके जवाब उन्होंने कुछ इस तरह से दिए। हम अभी लगभग 4 घंटे की मीटिंग कर चुके हैं जम्मू के साथियों के साथ। सारे सीनियर साथी हैं, पूरे जम्मू प्रोविंस के हमारे कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिसकी आवाज़ आज सुनी नहीं गई। और किसी भी एक साथी ने पीएजीडी को लेके किसी भी तरह का कोई खदशात जो है जाहिर किया। यहाँ तक कि पीएजीडी पे मेरे किसी साथी ने कोई बात भी नहीं छेड़ी। ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड मोनेटाइजेशन। Monetization is giving an asset on a lease, but not transferring the ownership of that asset. I see no reason why I should be opposed to a scheme that is looking to monetize an asset that is otherwise not being able to give me a suitable return. If these same assets were being privatized, I would then have questions to ask the government. But as far as monetizing an asset is concerned, if the ownership of that asset is not being transferred and the government is able to earn from an asset that is otherwise dead, why should I oppose it? I support any scheme that will allow the government to raise revenue without putting the burden on the everyday people. My opposition is to the heavily taxed fuel. The way you are taxing petrol, the way you are taxing diesel, the way every day gas cylinder prices are going up. I am opposed to that. I would not oppose a scheme that allows you to monetize an asset without transferring ownership of that asset. Yes, I hope that the process that is followed is a transparent one, that it is not only friends of the BJP that benefit from this scheme. There should be an open, transparent bidding process. Let those the people who succeed in that bid come forward. Let those assets be monetized and let the benefit of that come to the people who invest. चुनाव का फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथों में। इलेक्शन कमीशन जब यहाँ इलेक्शन कराने का फैसला करती है तो अच्छी बात है। हम तो 2019 में इलेक्शन की तैयारी करके बैठे हुए थे, क्योंकि तब तक हमारा असेंबली जो है वो ख़त्म किया गया है। जब इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराना चाहे करे। हमारा तो सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन से पहले हमें स्टेटहुड वापस कर दीजिए, बाकी लड़ाइयाँ हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। चाहे वो मुझे खत्म करने दीजिए ना, चाहे वो 370 को लेके हो, चाहे जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ उसकी लड़ाई जो है हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। लेकिन जहाँ मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के होम मिनिस्टर सबों ने पार्लियामेंट में कमिट किया है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड वापस किया जाएगा। हम तो कहते हैं ना, अब नेक काम में देरी क्यों? आप इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का ऐलान करिए, जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड रिस्टोर करिए और शौक से इलेक्शन कराइए ना। हमें क्या एतराज़ है? आपने ये सवाल तो फिर मुझे बताइए ना, 5 अगस्त 2019 का मकसद क्या था? 370 के हटने के बाद यहाँ बेरोजगारी का खात्मा होगा, तो फिर कहाँ गए वो रोज़गार के रास्ते, कहाँ गई वो एम्प्लॉयमेंट, कहाँ गया वो इन्वेस्टमेंट?
यहाँ तक कोई बेचारे जो कमा रहे थे उनकी कमाई भी आपने छीन ली। यहाँ जम्मू शहर में अच्छी खासी कमाई जो है दरबार मूव के ज़रिए की जाती थी। ये तो हमें तस्लीम करना होगा कि फाइनेंशियली कश्मीर के ट्रेडर्स को दरबार मूव का इतना फ़ायदा नहीं होता था जितना जम्मू के ट्रेडर्स को दरबार मूव का फ़ायदा होता था। दरबार मूव को कर्टेल करने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू के ट्रेडरों को हुआ और वो सीधा 5 अगस्त 2019 का नतीजा था। तो मैं फिर मजबूर होता हूँ ये सवाल करने पे कि बताइए जनाब, 5 अगस्त 2019 का फ़ायदा पहुँचा किसको? अगर बेरोजगारी नहीं कम हुई, अगर करप्शन नहीं कम हुआ, अगर के मतलब डेवलपमेंट, लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं है। आपने डीडीसी के इलेक्शन कराए, कोई भी डीडीसी का चेयरमैन आज मुतमईन नहीं है कि इलाके में काम हो रहे हैं। तो बताइए ना, 5 अगस्त के बाद आपने हासिल क्या किया? लेकिन आप जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल फ्यूचर, लेकिन आप मेरे पास अगर ऐसी जादू की छड़ी होती तो आपको नहीं लगता कि 5 अगस्त से पहले मुझे पता होता कि रियासत को क्या होने वाला है और मुझे खुद क्या होने जा रहा है? मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है ना जिसके बुनियाद पर मैं जिसको इस्तेमाल करके मैं आपको ये कह सकूं कि जम्मू कश्मीर का फ्यूचर ये है। हड्डियाँ गंगा में क्या विसर्जन हुए वो हमने कोविड के दौरान देखे ना। मुझे नहीं लगता है कि रविंद्र रायना साहब या बीजेपी को इस तरह की बातें करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जख्म वो जो है वो अभी मतलब वो पूरी तरह से दे हैव नॉट हील्ड। हम वो तस्वीर भूले नहीं जिन लोगों ने मजबूरी और परेशानी में अपने रिश्तेदारों को गंगा के किनारे वहाँ रेत में दफन किया। ये बातें जो है ये रविंद्र रायना साहब की मुंह से जचती नहीं है। पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जो कोविड के दौरान उन्होंने मुल्क में हालात पैदा होने दिए, फिर जाके 370 पे कर सकते हैं।